नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका तिवारी क्लासेस में। आज के इस वीडियो में तेलुगु भाषा में रचित प्राणधारा नामक कहानी का कथानक या सारांश को समझ लेंगे। प्राणधारा नामक जो कहानी है, इसके लेखक हैं कालीपट्टम रामाराव, जो कि तेलुगु भाषा साहित्य में कारा मास्टर के नाम से प्रसिद्ध है। ये जो कहानी है, ये जल समस्या को लेकर लिखी गई कहानी है। प्रकृति ने अपने संसाधन सभी के लिए समान रूप से प्रदान किए हैं, किंतु पूंजीवादी युग में कुछ थोड़े लोगों ने प्रकृति के संसाधनों पर कब्जा कर लिया है, जिससे संपूर्ण विश्व में असमानता उत्पन्न हो गई है। यहाँ तक कि हवा, पानी और भोजन भी गरीब व कमज़ोर लोगों की पहुंच से बाहर हो गए हैं। प्राणधारा कहानी में भी पानी के असमान वितरण की समस्या को उठाया गया है। यहाँ पानी को समस्त सामाजिक संसाधनों का मूल मानकर आहार, आवास, चिकित्सा, शिक्षा आदि के असमान वितरण की समस्या पर विचार किया जा सकता है। अर्थात सिर्फ पानी के समस्याओं को लेकर इसको लिखा गया है, इस कहानी को। इसी तरह का असमानता गरीबों और अमीरों के बीच सिर्फ पानी को लेकर ही नहीं है, आहार को लेकर, आवास को लेकर, चिकित्सा, शिक्षा, सभी में असमानता स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। पानी संसार में सभी प्राणियों के लिए मूलभूत आवश्यकता है। जल की कमी या अधिकता ही किसी सभ्यता के विकास और पतन को तय करती है। विश्व की अधिकांश सभ्यताएं नदियों के किनारे ही फली फूली है। पृथ्वी पर उपलब्ध कुल पानी का 97% या उससे अधिक समुद्री पानी है, जो प्रत्यक्ष रूप से उपयोग में नहीं लाया जा सकता। 2 या 3% पानी ही है जिसका उपयोग हो सकता है। उसमें भी 2% पानी जो है वो बर्फ के रूप में जमा है, बच गया सिर्फ 1% या फिर उससे भी कम। इतना ही क्या है, पेयजल है, जिसका हम लोग पीने के पानी के रूप में उपयोग कर सकते हैं। यह भी कहा जाता है कि अगर कभी तीसरा विश्व युद्ध होगा तो उसका कारण जल होगा। अर्थात जल के कारण ही क्या हो सकता है, तीसरा विश्व युद्ध हो सकता है। देश में अनेक ऐसे क्षेत्र हैं जहां लोगों को पाताल की सुरंगों जैसी कुओं से पानी खींचना पड़ता है या फिर दूर दूर से पानी ढोकर लाना पड़ता है। आप सभी राजस्थान के कुछ स्थानों की इस समस्या से अवगत जरूर होंगे। ऐसे क्षेत्रों में लोग पानी बचाने के लिए अनेक उपाय अपनाते हैं और ज़्यादा परेशानी होने पर दूसरे क्षेत्र में चले जाते हैं। देश में ऐसी भी जगहें हैं जहां पर लोग सुरक्षित पेयजल के अभाव में तालाब आदि का दूषित जल पीकर अनेक प्रकार की बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। समाज में एक वर्ग ऐसा है जो अपनी रोज की आवश्यकताओं के लिए न्यूनतम मात्रा में पानी के लिए भी तरसता है। अर्थात जितना सिर्फ पीने का पानी चाहिए वो भी नहीं मिल पाता है। दिन में केवल 1-1.5 घंटे के लिए जो सरकारी नल है या फिर सार्वजनिक नल है वो खोले जाते हैं, जिसी से उन लोगों को पानी भरना होता है और वो पानी उन लोगों के लिए पूरा नहीं पड़ता है, लेकिन फिर भी उसी से काम चलाना पड़ता है। तो ये तो दुर्दशा है। दूसरी तरफ ऐसे वर्ग के लोग भी हैं जो बंगलों में रहते हैं। उनके बंगलों के बगीचे खूब हरे भरे रहते हैं, वहाँ पानी की कोई कमी नहीं है। फर्श धोने में, अपनी गाड़ियाँ धोने में बहुत पानी बहाते हैं, परंतु इन साधन संपन्न लोगों में अत्यंत कठिन जीवन जीने वाले उन अभावग्रस्त लोगों के प्रति कोई सहानुभूति नहीं होती। ज़रूरतमंदों व गरीबों के प्रति दया, ममता या सामाजिक न्याय की भावना उनमें नहीं होती। इस वर्ग के लोग आवश्यकता पड़ने पर निर्धन लोगों को अपने प्रयोजन के लिए इस्तेमाल करने में भी नहीं चूकते। माने ज़रूरत के समय ये लोगों से अपना काम निकलवा लेंगे, लेकिन उन लोगों का जब ज़रूरत होगा या उन लोगों का दिक्कत है तो सामने नहीं आते हैं। तो प्राणधारा जो कहानी है, तो ये कहानी भी जल के असमान वितरण और अमीरों की गरीबों के प्रति असामाजिकता
व असहिष्णुता को दिखाया गया है। इस कहानी में राव साहब सस्ती ज़मीन खरीदकर अपना बंगला बनवाते हैं। यहाँ पर ये नाम महत्वपूर्ण हो जाता है राव साहब का, मतलब ये राव साहब ऐसे क्षेत्र में बंगला बनाते हैं जहाँ पे पहले क्या है, एकदम सुविधा नहीं था, ना तो पानी की सुविधा, बिजली की सुविधा, कुछ भी नहीं था। तो वैसे जगह में इसने सस्ते में ज़मीन खरीद लिया, कहीं कि ऐसे स्थानों में ज़मीन का कीमत कम होता है, तो वहाँ पे बंगला बना लिया। शुरू में उस स्थान पर बिजली पानी की सुविधा नहीं थी, तो राव साहब ने आसपास के जो झुग्गी झोपड़ी बस्ती वाले, मतलब वहाँ पे रहने वाले जो झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग, सबको इकट्ठा करके सबको समझाया है ना कि मैं यहाँ पर क्या करूँगा, सबके लिए बिजली पानी का व्यवस्था करा दूँगा, है ना। एक पक्के महजरनामे पर तीनों बस्तियों के लोगों से दस्तखत कराए, उसको उपभोक्ताओं के रूप में म्यूनिसिपालिटी को दिखाया और दबाव बनाकर अपनी ज़मीन तथा बंगले के लिए पानी बिजली की सुविधा प्राप्त कर ली, है ना। म्यूनिसिपालिटी को दिखाया कि देखिए यहाँ पर 3-3 बस्ती के लोग रहते हैं, लोगों को बिजली नहीं मिल पा रहा है, पानी नहीं मिल पा रहा है, इसीलिए यहाँ पर बिजली पानी का सुविधा ज़रूरी है। तो ऐसा करके क्या किए, बिजली यहाँ पे लाए, लेकिन सारे जो सुविधा है वो अपने बंगले के लिए ही वो प्रयोग में लाने लगे। इन सुविधाओं के कारण उनकी ज़मीन की कीमत कई गुना बढ़ गई। जहाँ पे पहले बिजली पानी का व्यवस्था नहीं था, अब सारी व्यवस्था हो गई। जिन गरीब लोगों की सुविधा की बात कहकर उन्होंने म्यूनिसिपालिटी से पानी और बिजली की सुविधा ली थी, उन झोपड़ी वालों को भी वह सुविधा नहीं मिली, लेकिन राव साहब ने इसकी कोई परवाह नहीं की। क्षेत्र में सार्वजनिक नल है, परंतु उसमें कुछ समय के लिए ही पानी आता है और सबको पानी मिल भी नहीं पाता। अतः अम्माजी, सत्यव्रती और तबीटम्मा को सार्वजनिक नल से पानी प्राप्त होने की कोई उम्मीद नहीं है। यहाँ पे ये 3 नाम जान लेना जरूरी है। ये अम्माजी सुन के इसको माँ समझने की गलती नहीं कीजिएगा। ये अम्माजी क्या है, वहाँ पे तेलुगु में एक नाम है, बहुत प्रसिद्ध नाम है। तो अम्माजी बोल के एक लड़की है, वैसे ही सत्यव्रती और तबीटम्मा, यहाँ पे 3 लड़की का बात आता है। और अगर कहें तो इस कहानी में यही तीनों मुख्य रूप से आती है या फिर प्रमुख पात्र हैं कह सकते हैं। उधर में हम लोग राव साहब का नाम देखे थे। ये तीनों में अम्मा जी ये ज़्यादा प्रसिद्ध है, कहे कि जो राव साहब का जो बंगला है, तो उस बंगला में जो बढ़ई का काम तो ये अम्मा जी के पिताजी ही किए थे, और उसके पिताजी थोड़ा सा इसके लिए सिफारिश भी कर दिए थे कि जब भी अम्मा जी आएगी तो थोड़ा पानी उसको देने के लिए। साथ ही राव साहब का बेटा से भी अम्मा जी का नाम जोड़ा जाता है। ये हो गई। वैसे ही सत्यव्रती जो है, तो इस वर्ग के होते हुए भी वो थोड़ा आक्रोश और आक्रामक प्रवृत्ति को दिखाती है। जब भी उस पर क्या होता है, कोई अत्याचार होता है, तो वो विरोध करती है। जैसे कि ये तीनों जब राव साहब के बंगले में पानी लेने के लिए जाते हैं और वहाँ से इन लोगों पर क्या है, कुत्ता छोड़ देने की बात होती है कि जाओ जाओ भागो, पानी उनी तो मिलेगा नहीं, और अगर नहीं भागे, ज़्यादा मुँह किए तो क्या है, तुम लोगों पर कुत्ता छोड़ देंगे, तब कुत्ता काटेगा तब समझ में आएगा। ये बात जब बोला गया तो सत्यव्रती ही थी जो अड़ गई, है ना, या आप कह सकते हैं कि लड़ गई कि ऐसा कैसे हो सकता है, चलिए कुत्ता खोल के देखिए, हम भी देखते हैं। इस तरह की है, तो जो थोड़ा सा क्या है, आक्रामक प्रवृत्ति की है ना। अब तीसरा जो पात्र है ये तबीटम्मा। तो तबीटम्मा क्या है, एक छोटे से बच्चे की माँ है ना, और इसे अपने छोटे बच्चे को घर में छोड़कर पानी लेने आना पड़ता है। और पानी लेने आना अर्थात एक लंबे समय अंतराल लग जाना। इसमें बच्चे क्या है, रोने लगते हैं। एक बार एक बहुत ही दुखद घटना ये सुनाती है कि अपने बेटे को मैं दूध पिलाती हूँ, फिर भी वो चुप नहीं होता है।
तो उसका कारण वो बताती है कि बच्चा चुप इसलिए नहीं होता, काहे कि परिश्रम करके पानी उनी ला के इतनी थकी होती है कि पसीना से भीगी होती है, तो बच्चे को जो दूध में मिठास मिलना चाहिए, हाँ, तो उस मिठास के साथ साथ क्या होता है, पसीने का जो नमकीन भाग है वो भी उसको मिल जाता है। तो बच्चे को नमक मिलेगा तो बच्चा तो रोएगा ही। तो इस तरह की दुर्दशाओं से सब लोग क्या है, गुजर रहा है। तो यही लोगों को जब क्या है, सार्वजनिक नल से पानी नहीं मिला तो सबने उम्मीद लगाया कि राव साहब के बंगले में ही हम लोग जाएंगे, और सभी लोग राय साहब के बंगले में पहुंच जाते हैं। तो वहाँ भयंकर कुत्ते भौंकते हुए उसकी तरफ उछल पड़ते हैं। किसी बड़े आदमी के घर पर जाओ तो घर वालों से पहले उनके कुत्ते ही अगवानी करते हैं, फिर वहाँ उनका उपहास भी किया जाता है। अम्मा जी और अपने भाई के प्रणय प्रसंग की कल्पना करके राव साहब की सुकुमारी बेटी अम्मा जी की और उपहास की नज़र से देखती है और पूछती है कि पानी के लिए ही आई हो ना, है ना। अर्थात जो बात मैं पहले भी बताया कि जो राव साहब का बेटा था उसके साथ अम्मा जी का नाम जोड़ा जाता था, ठीक है। तो राव साहब की बेटी को भी इसी बात को लेकर उपहास करने का एक मौका मिल गया कि पानी लेने के लिए ही तो आई हो कि और दूसरा कुछ। इसके बाद घर के सब बच्चे उन लड़कियों को देखकर खूब हंसने लगते हैं। अम्मा जी सब जान कर भी अपनी व्यवस्था के कारण चुप रहती है। अम्मा जी उस बढ़ई की बेटी है जिसने बंगला बनते समय बहुत दिनों तक उसमें काम किया था। एक दिन अपनी बेटी को राव साहब से मिलवाकर उनसे विनती की थी कि ये लड़की जब भी पानी के लिए आए तो एक कलसा भरने जरूर दे देना। तो राव साहब ने इस बात की हामी भी भरी थी, किंतु पानी भरने जाने पर अम्मा जी की हमेशा उपेक्षा ही होती रही, उसका उपहास ही होता रहा। वे कभी चलो भर लो कहते तो कभी कहते अभी नहीं बाद में आना, कभी कोई कहता भर लो तो कोई मना कर देता। इस तरह वे खिलवाड़ कर अपना मनोरंजन करते। लेकिन व्यवस्था में अपमानित होने पर भी अम्मा जी सत्यव्रती और तबीट अम्मा के साथ राव साहब के बंगले पर गई, और वहाँ हमेशा की ही तरह आज भी उपहास ही हुआ। उसके पास दूसरा कोई रास्ता भी था नहीं। कहीं भी जाओ तो आधे मील से कम दूरी पर कोई भी पानी का व्यवस्था नहीं था, और अगर उतना दूर जाया भी जाए तो जाकर भी वहाँ पानी मिलेगा कि नहीं इसका भी कोई गारंटी नहीं थी। बंगला में रहने वाले लोग गरीब की मदद ना करने के 100 बहाने ढूंढ लेते हैं, और अधिक कहने पर बुरा भला कहते हैं या कुत्ता छोड़ने की धमकी देते हैं। उसी समय सड़क का नल बंद होने पर दूसरी स्त्रियां भी खाली कलसा लिए पानी लेने वहां पहुंच जाती है ना। एक तो ये 3 पहुंची हुई थी जिन लोगों को पानी मिल नहीं रहा था, ऊपर से इन लोगों का मजाक बन रहा था, है ना। और सड़क का जब नल बंद था तो क्या है, और जो बाकी स्त्रियां हैं वो भी पहुंच जाती है पानी लेने के लिए। भीड़ बढ़ने पर थोड़ा झगड़ा भी हो जाता है, झगड़ा भी बढ़ जाता है। भीड़ में से अप्पा यम्मा नाम की एक स्त्री दोनों पक्षों के बीच मध्यस्थता कराती है और अपने व्यवहार कुशलता से अपने लिए और दूसरे स्त्रियों के लिए भी पानी लेने की अनुमति पा लेती है। यहाँ पर अप्पा यम्मा का नाम काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये अधेड़ उम्र की महिला है जो क्या है, काफ़ी एक्सपर्ट है कोई भी 2 पक्ष के बीच में अगर कोई झगड़ा होता है तो उसको सुलझाने के लिए। तो यहाँ पर भी वो राव साहब के बंगले वाले और जो पानी लेने आए लोग है ना, तो दोनों के बीच मध्यस्थता कराती है और वो खुद भी पानी ले पाती है और बाकी लोगों के भी पानी लेने के लिए अनुमति पा लेती है। इस प्रकार बहुत देर बाद उस दिन के लिए समस्या का समाधान होता है। लेकिन उस दिन के लिए समस्या का समाधान होता है, ये समस्या रोज का है और इसी तरह से ज़िंदगी उन लोगों की बीत रही होगी। तो इस कहानी के माध्यम से लेखक ने इसी समस्या को उठाया है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर कर सकते हैं, चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।
इस वीडियो में मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।